गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 200 एपिसोड ऑफ राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स। रियली वांट टू थैंक माय presenting sponsor, which is Chhatarpur Farms. A big thank you to my health partner, which is it will yet to come. मैं आपको कल बताऊंगा कि हमारे हेल्थ पार्टनर कौन है। My education partner is Globus ITI Kamti. A big thank you to my banking partner, which is Tirupati Urban Cooperative Bank. My education partner is Globus ITI Kamti. My coaching partner is Patil Classes. My food partner is काकेदा होटल, विच इज इन सदर माउंट रोड पर नया नया खुला है, फ्रेंचाइजी है दिल्ली कनॉट प्लेस काकेदा होटल की, जरूर खाएं वहां पर खाना। माय स्माइल पार्टनर विच इज माय क्लब पार्टनर इज रोजेटा एलीट क्लब, एंड अ बिग थैंक यू टू समवन who's been riding Nagpur for 91 years, and that is नरेश चंद्र एंड कंपनी। आज 200वां एपिसोड है राज की बात का। मैं जब पहला एपिसोड कर रहा था तब मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे 200 एपिसोड हो जाएंगे, और 200 एपिसोड बिना किसी खरीद फरोख के, मतलब मैंने कभी कोई व्यूअर को खरीदने की कोशिश नहीं करी। जो भी और व्यूअरशिप होती है बड़ी ऑर्गेनिक व्यूअरशिप होती है, और इस व्यूअरशिप को देखने के बाद लोग शो को पसंद करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे इंस्पायर मोटिवेट करते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ भी देते हैं। तो मैं धन्यवाद उन सबको देना चाहूँगा जो ये शो को राज की बात बनाते हैं। बिग थैंक यू टू शहबाज सिद्दीकी हु गेव मी द आइडिया टू कम ऑन फेसबुक। अ बिग थैंक यू टू सौरभ राय हु मेड दिस नेम राज की बात एंड सेड दैट दिस कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे। Well, today's episode is with a very special person. Now, who's that person? Well, सिर्फ इतना कहना काफ़ी है, शायद इतना काफ़ी नहीं भी होगा, कि वो पद्मश्री हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दुनिया कितनी खूबसूरत है दिखाने के लिए एक कोशिश की है, और इसी कोशिश को भारत सरकार ने नवाजा है पद्मश्री देकर, उनको सैल्यूट किया है, उनके काम को सैल्यूट किया है, उनके काम को सराहा है। मेरे साथ इस वक्त द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा फ्रॉम नागपुर, द वन एंड ओनली डॉक्टर विकास महात्मे। सर नमस्कार एंड गुड इवनिंग। और मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपका ये 200 एपिसोड है, यानी जो चल रहा है, और मेरे ख्याल से और आगे आपका बढ़ेगा। और यह एक मात्र ऐसा है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन में इतने एपिसोड्स आप कर रहे हैं। Congratulations once again. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बने रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ और आपसे दरख्वास्त पे। सर आज का ये इंटरव्यू मेरे लिए इसीलिए खास है क्योंकि एक तो ये 200वां एपिसोड है, दूसरा ये कि ये आपके साथ है। आपका जीवन मुझे ऐसा लगता है कि विदर्भ की धरती में रहने वाले जितने भी फूल हैं, जितने भी हम सब हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सर आप अमरावती से हैं, आप नागपुर से नहीं हैं, लेकिन अमरावती के रहने के बावजूद आपने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की, आप एक बहुत ही जाने माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बने। आपने एक निर्णय लिया, एक प्रण लिया कि आप दुनिया को कितनी खूबसूरत है उन सबको दिखाएंगे जिनको आंखें नहीं हैं। सर ये कहाँ से ये सोच मिली और ये कोशिश किस पैमाने पे शुरू किया आपने? आपका सवाल सही है कि मैं अमरावती से हूँ, वटोड़ा शुक्लेश्वर एक गांव है, वहाँ से हूँ। और आपने पूछा कि सोच कैसे मिली, मैं बताता हूँ। हम सिर्फ ये था कि कुछ करना चाहिए लोगों के लिए जी, और वो ऐसा कुछ है नहीं कि उनके लिए करे ताकि वो उनको दिखे, लेकिन वो होने के बाद में जब वो उनको दिखता है, ऑपरेशन करता हूँ मैं आई स्पेशलिस्ट करके जी, तब उनको दिखता है, और मोहब्बत करने के बाद में भी दिखता है, तो उनके इसमें जो आप चमक देखेंगे जी, उनको जो खुशी होती है, आपस में बातचीत करते हुए बोलते कि पहले मुझे दिखता नहीं था, अभी बहुत अच्छा दिख रहा है जी, तो ये सुन के बड़ी खुशी होती है। और उस खुशी से ऐसा लगता है कि मैंने और कुछ करना चाहिए लोगों के लिए जी। तो मेरे ख्याल से मेरे पेशेंट से प्रेरणा देते हैं कि आगे और कुछ करना चाहिए। ये बहुत जरूरी लगता है मुझे कि पेशेंट्स मुझे प्रेरणा दे रहे हैं।
लेकिन सर ये जब आपने शुरू किया, हाँ। तो सर मैं ये मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस बात पे अग्री करेंगे कि आजकल सर डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन अपनी राह बदल चुका है कुछ पैमाने पे। अगर आप इसे माने तो, या मैं कहूँगा 90% जो डॉक्टर्स हैं वो एक अलग राह पे चल रहे हैं इस वक्त। सर आपने वो 10% वाली जो बची हुई रहा है, उसमें भी आपने वो 1% अपना एक स्टैचर क्रिएट किया कि आप गांव में जाते हैं, छोटी छोटी इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर जाके लोगों के आई चेकअप करते हैं, लोगों के ऑपरेशंस करते हैं, लोगों को आंखें देते हैं। सर ये डिसीजन कोई छोटा मोटा डिसीजन तो नहीं था? हाँ, सही है आपका। और ये भी सही है कि कुछ प्रमाण में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स लोग जो आप कहते हैं उस हिसाब से उस रास्ते से चलते हैं, प्रमाण कम हो, लेकिन हम जब तक के एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऐसा है, उसमें सुधार नहीं ला पाएंगे जी। अब ये दूसरी बात जो कही आपने, तो ऐसा है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ये पहले से इच्छा थी जी। और जब भी मैं कॉलेज में था तो हमारे जो कैंप्स हम करते थे तो गढ़चिरौली सरीके इसमें बहुत अंदर सिरोंचा, आटापल्ली, आलापल्ली, इटापल्ली, और इसमें अंदर जाते थे जी। वहाँ भाषा भी कुछ अलग है, लोग काफी लोग उस वक्त कपड़े भी ठीक से नहीं पहनते थे। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि नागपुर से 250 किलोमीटर दूर रहने वाले भी जी पूरी तरह से वंचित हैं और उनको यदि दिखाई देता है तो वो अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो उससे ऐसा लगा कि ये काम करना चाहिए, और उससे मैंने बताया भी आपको कि खुशी मिलती है, अपने को अच्छा लगता है जी। तो मुझे वहाँ अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ये बाद में भी मैंने कंटिन्यू करना चाहिए। और उसमें और एक हुआ कि यहाँ आई बैंक नहीं थी जी, विदर्भ रीजन में जो अच्छे से काम करे, और आई बैंक नहीं, यानी नेत्रदान से किसी को फायदा नहीं हो सकता था। तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो भी अलग और बेहतर करना चाहिए जी। तो इसलिए अलग, यानी जो नहीं है एग्जिस्टिंग, वो आई बैंक मैंने शुरुआत की, और वो चैरिटेबल ट्रस्ट से ही शुरुआत हुई जी। तो इसलिए फिर चैरिटेबल ट्रस्ट है तो चैरिटी करना ही चाहिए, तो इस हिसाब से वो शुरुआत हुई, और बहुत अच्छा लग रहा है आज भी मुझे कि मैं काफी लोगों को समाधान आनंद दे सकता हूँ। सर ये पूछना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है, लेकिन शायद आपके लिए जवाब देना आसान। लेकिन अब तक कितने लोगों को आपने आंखें प्रदान करी हैं? ये सही है, 1 लाख के ऊपर मेरे ऑपरेशंस हो गए हैं, और करीबन 50% से ज़्यादा उसमें से फ्री है। ये 1 लाख पहले ऐसा था कि हम, जब मैंने बताया गांव-गांव जाते थे तो वहाँ स्कूल में या गवर्नमेंट ऑफिसेस में हम ऑपरेशन करते थे, तो उस दिन एक ही दिन में हम 100-150 करते थे। तो काफी लोगों को आज ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है जी, लेकिन ये पॉसिबल है, और यदि हम लगातार करते रहे जी तो ये हो सकता है। और लगातार करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने किए, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम रहती है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, और उनका भी इसमें सहयोग है, क्योंकि वो टीम हर रोज करती है मुझे सहयोग, इसलिए मैं वो कर सकता हूँ जी। और बहुत बार उनका नाम वो पर्दे के पीछे ही रहते हैं जी, लेकिन उनका सहयोग से ही ये हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे अब भी चल रहा है, और मेरे ख्याल से ये चलते रहना चाहिए। सब पद्मश्री का जब आपको चयन हुआ, जब आपको पता चला कि अब पद्मश्री आपको मिलने वाला है, किस किस्म की फीलिंग्स थी, क्या चल रहा था मन में? ये तो सबको पता है कि पद्मश्री का, जैसे एक फोन कॉल आया मुझे जी कि आपको पद्मश्री का हम ऐलान कर रहे हैं, मिलने वाली है, तो क्या आप इसका स्वीकार करेंगे? तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, उसमें स्वीकार करने का क्या, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप बोल रहे हैं तो जी। तो वो एक सुन के बहुत खुशी हुई, और वो खुशी है जी। मैंने पहले भी बताया कि ये सब एक का काम नहीं है, पद्मश्री मिली लेकिन ये पूरी टीम का है, और वो टीम के साथ में घर वाले भी अपने को सपोर्ट करते हैं जी। तो इसलिए ये हो सकता है, क्योंकि
अपन काफी समय काम में ही देते हैं, जी। घर का पूरा संभालने वाले और घर वाले सपोर्ट जब तक के नहीं करेंगे जी। तो ये नहीं हो सकता। जी। तो ये सभी का श्रेय मुझे लगता है कि ये है। और काफी बार लोग बोलते नहीं ये तो टीम को तो आप सभी बोलते हैं, लेकिन वैसा, लेकिन हर रोज काम करने वाला जब रोज 10-10 ऑपरेशन के लिए जब मदद करता है जी, तब जाके कहीं वो इतनी बड़ी संख्या में होता है। तो वो सभी का सहयोग की वजह से ये हो पाया, ये भी सही। सर आपकी जो अर्धांगिनी हाँ। है, योर बेस्ट हाफ, अभी आप बात हुई हमारी, बेटर हाफ नहीं बोलूंगा, योर बेस्ट हाफ बोलूंगा। सर मैम का कितना सपोर्ट था, क्योंकि मैम खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, अभी प्रैक्टिस कम करती हैं, लेकिन कितना सहयोग मिला, कैसे साथ दिया उन्होंने? बिल्कुल सही सवाल है आपका। डॉक्टर सुनीता जी, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। शी वाज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थी, फिर ट्रांसफर हुई, इसलिए हम बॉम्बे में डी.वाई. पाटिल में भी प्रोफेसर करके जॉब किया जी। और ये फिर ये जो है वो तो घर संभालने का, मेरा बेटा चिन्मय है तो उसको संभालने का, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ जी, तो समय नहीं दे पाता जी, तो घर संभाल के, और बाकी लोगों से, मेरी माँ थी वो सभी को संभाल के, सबको साथ में लेके, सभी से रिलेशनशिप रख के, अच्छे रिलेशनशिप रख के, और अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी काफ़ी देखते हैं तो मुझे बाकी तरफ ख्याल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से सपोर्ट मिलता है तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सर हेल्थ सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जिस किस्म की व्यवस्थाएं हेल्थ सर्विसेज को लेकर देखने को मिली है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोविड, सर आपको क्या कहीं ना कहीं इस बात को लेके महसूस हुआ कि हम कभी भी इस किस्म की महामारी के लिए तैयार नहीं थे, या शायद होना चाहिए था? सही है आपका। मैं हमेशा कहता हूँ कि हेल्थ को हम और प्रायोरिटी देना जरूरी है। और राइट टू हेल्थ करके मैंने एक रैली भी निकाली थी, क्योंकि जब तक के जैसे हम समझे नहीं कि राइट टू हेल्थ, यानी ये ऐसा भी नहीं सरकार की तरफ से हो, सरकार की तरफ से तो हो, लेकिन हमारे में भी जागृति हो कि राइट टू हेल्थ ये हमारा राइट है। जैसे राइट टू एजुकेशन हुआ तो एजुकेशन के लिए काफी बदलाव भी हुए उसके साथ में। जब तक कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि राइट टू हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जिसे आप कहेंगे कहा आपने वो सही है कि इसके लिए तैयार है। ये पेंडेमिक है, ये पूरे वर्ल्ड इससे समझो घेरा हुआ है, तो इसके लिए एक आर्मी टाइप में हमेशा के लिए तैयारी होना चाहिए। जैसे इसमें एपिडेमोलॉजिस्ट यानी जो डॉक्टर्स देखते हैं कि जो अभी जैसे संसर्ग होकर बीमारी बढ़ रही है पेंडेमिक से का, तो वो बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए सुझाव देंगे जी। जिसे वो ये भी बताएंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटीज वाले, शिप जो बाहर से देशों से आते हैं उनके अथॉरिटीज, बाकी फिजिशियंस, वेटरनरी डॉक्टर्स, ये सब साथ में मिलके एक टीम हमेशा तैयार रहनी चाहिए जी। क्योंकि जब भी ऐसे होता है, और आगे भी होने ही वाला है, एबोला का हुआ, जो निफा वायरस का केरला में हुआ जी, हाँ, तो ये बढ़ने ही वाला है। तो हमें हमेशा के लिए, जैसे हमारी आर्मी जागरूक रहती है कि कहीं पे भी कुछ भी होता है तो वहाँ वो चंद घंटों में पहुंच सकते हैं, तो वैसे ही हमारी आर्मी जो ये टीम है इनकी तैयार रहना चाहिए कि एयरपोर्ट पे कहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए, कैसे इसकी स्क्रीनिंग होना चाहिए, कौन स्क्रीनिंग करेगा, कितने आवर्स के लिए फ्लाइट्स अभी बंद किए जाएंगे या शुरू रखेंगे, जो भी है शिप जो जहाँ पे भी उतर रहे हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। एनिमल्स से ये होता है तो ये एनिमल्स का बीमारी बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, और फिर जो ह्यूमन बीइंग्स के फिजिशियंस डॉक्टर्स हैं उनका, और इसका एक आर्मी है जी। वैसे ही दूसरा कंसेप्ट है वन हेल्थ सेंटर। वन हेल्थ सेंटर यानी क्या है, तो ये बीमारियां एनिमल्स को होती है, फिर उससे आदमी को होती है, और एनवायरनमेंट की वजह से भी होती है। ये तीनों एक जगह जब सोचेंगे जी, तो मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया का वन हेल्थ सेंटर पहला, मैं
नागपुर में शुरू करवा सका, क्योंकि मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने 10 करोड़ दिए उस वक्त, और यहाँ जो माक्सू यूनिवर्सिटी है जी, उनके कैंपस में ही इसकी शुरुआत हुई, और 200 करोड़ के लिए मेरी मांग थी ताकि हम बिल्डिंग बनाए और सब कुछ करें, लेकिन पैसा पहले कम दिया, क्योंकि उस वक्त 3 साल पहले इसके बारे में सोचते नहीं थे जी, और उस वक्त हमने सोचा ही, तो उस वक्त ज्यादा जागरूकता नहीं थी, समय भी उनको शायद कन्विंस नहीं कर पाया। अब शायद आज वो बोलते हैं कि 200 के 400 ले लो। हाँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि सिर्फ यानी नागपुर में क्यों, हर स्टेट में होना चाहिए जी। हाँ, क्योंकि आप बोले देखेंगे कि ये सभी बीमारियां जो हो रही है, ये तो वायरस और इसकी है ही, लेकिन सिंपल बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है, ये सभी जो डिजीजेस है वो सब एनिमल से हो रहे हैं। तो उनकी हाइड्रोफोबिया यानी जैसे पागल कुत्ते ने काटने के बाद जो बीमारी थी वो है जी। तो ये सब बीमारियां जो हो रही है वो फैले ना, इसलिए वो काम करते रहेंगे और उसका सेटअप भी जरूरी है। वन हेल्थ सेंटर सर, एक समाज सेवक का एक डॉक्टर बनना, एक डॉक्टर का एक पद्मश्री बनना और उसके बाद राजनीति में एंटर करना, ये स्वाभाविक तो नहीं है। ये सबको लगता है, आपका सही है राजीव, कि सबको लगता है कि ये स्वाभाविक नहीं है, लेकिन आपने ही बताया इसके आंसर कि भाई ये पहले सामाजिक कार्य, तो ये सामाजिक कार्य को ही बढ़ाने के लिए ये साधन है जिसकी वजह से हम सामाजिक कार्य बढ़ा सकते हैं जी। जिसे मैं कहता हूँ कि कितने ऑपरेशन कर पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, एक टीम तैयार की जी, कि जो डॉक्टर से को स्किल ट्रांसफर बोलते हैं जी। उस स्किल ट्रांसफर में मैं बता पाना चाहूंगा कि आज भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेशेंट पे डायरेक्ट सर्जरी जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सीखते हैं, करते भी हैं, सुपरवाइज होते हुए करते हैं, यानी ऐसा कुछ नहीं कि कुछ सुपरविजन नहीं होता जी। लेकिन हमारे यहाँ हम बकरे के आँख पे, गोट साइकिल पे जी, उसको पूरी प्रैक्टिस लेते हैं जी। वो हाथ कैसे रखे, माइक्रोस्कोप से कैसे देखे, वो मशीन का आवाज कैसे समझे, फुट ऑपरेशन कैसे करे, और वो स्किल है जी। मैं आपको समझो तैरना कितना भी सिखा दूं जी, और यानी क्लासरूम में जी आपको कंसेप्ट समझ जाएंगे, आपको सब आ जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि गहरे पानी में आप अभी छलांग लगाओ तो क्या होगा, आप दूसरा क्लास अटेंड करने के लिए भी ऊपर नहीं आएंगे जी। तो वैसे ही ये सर्जरी स्किल है, तो वो जब करता है बार बार बकरे के आँख पर, तो उसे वो सीखता है, कौशल स्किल है जी। तो वो सीखने के बाद वो स्टेप देते हैं उसको, वो भी अंडर सुपरविजन जी। तो इस तरीके से हमने टीम डॉक्टर्स को जो बाहर देशों से भी आए हुए हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ के भी करीबन 1,500 से ज्यादा सर्जन्स को हमने ट्रेनिंग दी। ये जरूरी नहीं है कि मैं खुद ही करके हूँ, ये जरूरी है कि मैं, मेरा जो कौशल है, मेरा जो स्किल है, वो बाकी डॉक्टर के पास जाए ताकि वो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, काफी लोगों को वो रोशनी देते हैं। तो ये जरूरी है। वैसे ही समाज का जो और आगे बढ़ाना है मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि एक फील्ड बहुत अच्छा है और इसमें मैं रहूँगा तो शायद मेरे लिए अच्छा होगा। सर, चॉइस जो लिया आपने, आपने बीजेपी को चुना, सर आप कांग्रेस को भी चुन सकते थे। अब मेरी सोच ऐसे है जी कि खास तौर पर पार्टी जो है वो सेवा में विश्वास रखती है और पॉलिटिक्स फॉर बेटर सर्विस जी। ऐसा हमारे नितिन जी गडकरी है, देवेंद्र जी फडणवीस है, इनका कहना यह है कि हमें, आज भी वो कहते हैं कि भाई हम अपोजिशन में हैं जी। चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने अभी एक मीटिंग ली, उसमें भी बताया जी, हम सेवा के लिए हैं जी, पॉलिटिक्स और सत्ता हमें चाहिए, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए, यदि वो नहीं मिलती फिर भी हमारा सेवा कार्य शुरू रहना चाहिए जी। ये बार बार बताया जाता है, तो ये बहुत जरूरी मुझे लगा
कि ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस पक्ष के साथ जुड़ जाऊं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर है, आप भी बताएंगे कि करप्शन कम करने के लिए उन्होंने कितने मेहनत की है जी, और अभी भी कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। तो हायर लेवल पे पहले कैसा था, आज तो मुझे लगता है आज भी कि मेरा चॉइस अच्छा है हुआ और मैं इस पार्टी में आया हूँ। सर, जब ये आपने आप राज्यसभा आपने ज्वाइन किया, दिल्ली का जो वातावरण है, कहते हैं कि दिल्ली के वातावरण में बहुत चीज़ें थोड़ी सी डामाडोल हमेशा रहती हैं, बहुत सारे सवाल हमेशा आंखों के सामने रहते हैं जब भी कोई व्यक्ति दिल्ली पहुंचता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? आपका कहना सही है। अब महाराष्ट्र और दिल्ली में फर्क लगा मुझे भी, लेकिन ठीक है, शायद कुछ दिनों के बाद हम उनको समझ लें तो फिर ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन मैं बताता हूँ, जब ट्रेन से उतरा और समझो पहले की बात बता रहा हूँ, ऑटो वाले से बातचीत भी करते हैं जी, तो वो रफनेस थोड़ा सा लगता है जी। यहाँ सबके बोलने में ऐसा लगता है, अपनापन लगता है जी। तो वो फर्क मुझे लगा। लेकिन अभी मैं उनका समझ गया हूँ कि वो शायद उनका भी स्वभाव है वो, लेकिन अंदर से वो मिठासी है। ओके, ठीक है। तो ये फर्क लगता है, लेकिन जब भी आप पहली बार मिलते हैं। सर, जब आप राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, आप राज्यसभा में आपने जाना शुरू किया, बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ आपकी मुलाकात हुई होगी। सर, जिस किस्म से 2014 के बाद देश में बदलाव आया है, देश में एक नई किस्म की क्रांति जागी, करप्शन को लेके, डेवलपमेंट को लेके जो बातें चली, आप कितने सेटिस्फाइड हैं अगर इस सरकार की आप पिछले काल की और इस काल की अगर आप काम को देखें तो? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और जो भी कार्य हुआ है जी, वो बहुत अच्छा हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, विकास हुआ है। अभी जो बिहार का जो इलेक्शन हुआ उसका भी आप देखेंगे तो कास्ट से ज्यादा प्रोग्रेस पे, डेवलपमेंट के हिसाब से ही मोदी जी ने पूरे भाषण स्पीच में दिया, और उसी भरोसे लोगों ने मतदान भी किया जी। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट जो भी कर रहे हैं सरकार, वो बहुत ही अच्छी तरीके से। आप यदि रास्ते का देखेंगे, जो हमारे मंत्री जी हैं नितिन जी गडकरी जी, तो पहले जितना काम होता था उसके 4 गुना काम हुआ है जी। तो ये आप देखेंगे, महाराष्ट्र में रहने वालों को महाराष्ट्र में ही फर्क महसूस होता है। नागपुर में रहेंगे आप तो नागपुर में बताएं जी कि पिछले 5-6 साल में मेट्रो हुई, रास्ते बने, बाकी कितने सेंटर्स हुए, यानी लॉ यूनिवर्सिटी हुई, IIIT हुआ, एम्स यहाँ पर आया, और 2-3 इंस्टीट्यूट IIM आए। इतने इंस्टीट्यूट नहीं थे शिक्षा के क्षेत्र में, इतने हुए। जॉब्स के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया। तो ये सब जो बातें हैं जी, ये पहले भी हो सकती थी जी, लेकिन नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट बहुत हुआ। कोयला का आप देखेंगे तो पहले 14 तक के, पहले के 5 साल पहले के देखेंगे, जितना कोयला बाहर निकाला गया उससे दुगना कोयला अभी बाहर निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की परेशानी नहीं है। पहले ऐसा रहता था कि थर्मल पावर स्टेशंस को कोयला नहीं मिलता। ये हर डिपार्टमेंट का बता सकता हूँ, लेकिन इसके आंकड़ों में भी है। तो लोगों ने भी इसको सहारा है, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये सब नेता ही बोल रहा है, लोग भी वैसा बोल रहे हैं, क्योंकि मतदान से भी आपको पता चलेगा कि ये लोग साथ में आए। सर, जब 2019 को 19 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद सर एक ऐसी गतिविधि हुई जिसको लेकर पूरा देश कहीं ना कहीं हिला कि कैसे एक गठबंधन टूटा, और उस गठबंधन के बाद भी 1-2 दिन को लेकर या 1-1.5 दिन को लेकर जो पूरा का पूरा ड्रामा चला मुंबई की विधानसभा में, और जो सियासत में मैं बोलूँगा, क्या आपको भी इस बात का कभी दुख होता है कि इस किस्म की चीज़ हुई? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ, डेफिनेटली है। मुझे बताइए
कि गठबंधन होकर चुनाव लड़े गए, यानी हमने मत कौन से इस पर मांगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों के जो वैल्यू सिस्टम्स है, दोनों का जो भी लोगों के लिए जो भी हम करने वाले थे वो साथ में करने वाले थे। तो ये पहले से तय हुआ था और सीट का बंटवारा भी उसी तरीके से हुआ था। तो 105 है, लेकिन हमने कितने 144 में से या 161 में से 105 है, तो सबसे ज़्यादा सीटें हमने जीती, सबसे बड़ी पार्टी हमारी है और हमारा और शिवसेना मिलके हमारा मुख्यमंत्री भी हो सकता था, उसमें भी कुछ नहीं। तो गठबंधन से यदि हम वोट मांगते हैं और बाद में सेपरेट होते हैं तो ये मतदारों का ऊपर हम अन्याय कर रहे हैं, उनके विश्वास को हम तड़ा दे रहे हैं, उनका जो विश्वास है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। अब आप बताइए कि जिस वक्त आप मतदान करते हैं तब आप पार्टी देखते हैं, उनका काम कैसे है वो देखते हैं और दोनों का मिलकर उन्होंने मतदान किया। तो फिर बाद में जब आप सेपरेट होके अपोजिशन को मतदान नहीं किया, उनके साथ जा रहे हैं, ये तो बात सही है। सर, देवेंद्र फडणवीस जी इस प्रदेश के सबसे चहेते सीएम उम्मीदवार थे और सबको यही लग रहा था कि वो फिर से सीएम बनेंगे और जिस किस्म की प्रगति वो कर रहे थे, विकास की तरफ काम कर रहे थे, वो फिर से काम होगा। एक उम्मीद ये भी थी कि इस बार विदर्भ को कुछ स्पेशल मिलेगा। सर, विदर्भ एक ऐसा मुद्दा है जो कई सालों से सिर्फ इलेक्शन के टाइम बाहर निकलता है। आप खुद विदर्भ के हैं, कभी दुख होता है इस बात को लेके कि ये विदर्भ का मुद्दा सॉल्व क्यों नहीं होता? यानी आप सेपरेट विदर्भ का स्टेट का बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि सेपरेट विदर्भ होना ही चाहिए और हमारी पार्टी भी की सोच भी यही है कि मैनेजमेंट के लिए हम कुछ ये नहीं कहते। अब इतना बड़ा प्रदेश है जी, विदर्भ की कंडीशन और कोंकण की कंडीशन पूरा डिफरेंस है जी, और कायदे कानून और मैनेजमेंट सिस्टम जो भी रहती है वो एक ही पूरे महाराष्ट्र के लिए रहती है जी। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत कठिनाई होती है कि विदर्भ में समझो बहुत बरसात हुई, नुकसान हुआ, तो उसके लिए वहाँ से कुछ भी उनको विदर्भ के लिए सेपरेट ऐसा पैकेज नहीं आता है जी। हाँ, क्योंकि भाई बाकी महाराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ जी। तो ये जो परिस्थितियाँ हर एक के लिए, यहाँ पे जो उगता होगा वो उस तरफ नहीं होता, तो ये जो देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और उसको यदि छोटे राज्य है तो मैनेजमेंट के लिए आसान है। अभी आप छत्तीसगढ़ का देखिए, ट्राइबल्स ज़्यादा है, फिर भी उनका जो रायपुर है वो देखने के बाद पहले का रायपुर और वो सेपरेट होने के बाद का रायपुर जी, कितना फर्क है। पर सर यही तो कह रहा हूँ मैं कि आप भी एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने कई वर्षों से इस बात पे कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम विदर्भ को अलग करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे विदर्भ को। सर, अब 2014 से तो महाराष्ट्र की जनता या नागपुर की जनता या विदर्भ की जनता ने वोट तो दिया है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें समझना भी ज़रूरी है कि इसके साथ में हमने गठबंधन के साथ में हमारा सरकार था, यानी शिवसेना का भी उसमें सहयोग होना जरूरी था जी। नहीं तो उस मुद्दे पर शिवसेना सहमत नहीं थी, ये सबको पता है। तो इसलिए वो सरकार का जो मिनिमम प्रोग्राम है वो ही करना पड़ता है। दूसरा, हमने जब भी सेपरेट स्टेट किए तो हम ये चाहते हैं कि कहीं पर भी दंगा फसाद ना हो, कहीं पर भी किसी की जान न जाए। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ जी, कुछ भी परेशानी नहीं हुई। झारखंड और बिहार का हुआ, कुछ भी परेशानी नहीं हुई। वैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप उधर देखेंगे तो तेलंगाना का जब सेपरेट स्टेट हुआ तब कितने लोगों की मौत हुई जी। ये इस तरीके से करना नहीं। हम सब भारतीय हैं, हम सब महाराष्ट्र के हैं, हम मराठी बोलने वालों में से हैं जी। तो हम कुछ ऐसे नाराजी से सेपरेट नहीं हो रहे, लेकिन अलग क्षेत्र के लिए अलग से मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, विकास के लिए यहाँ पे जरूरी है। गढ़चिरौली का, गोंदिया का आदमी 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा जाता है अपनी परेशानी लेके मुंबई जी। आप बताइए, दिल्ली गोंदिया से ज्यादा नजदीक होगा मुंबई से, सच। हाँ,
तो ये समझना बहुत जरूरी है जी। और इसे अनुशेष भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था जो पिछले सरकार ने बहुत उसमें तरक्की की, लेकिन आप देखेंगे अभी वैसा नहीं हो रहा और मुझे लगता है सेपरेट राज्य करेंगे जब भी बीजेपी यहाँ सत्ता में आए। तो मतलब मैं ये मानकर चलूं कि ये सपना देखना लोगों ने बंद नहीं करना चाहिए कि एक दिन विदर्भ बनेगा। सपना पूरा होगा, ये मुझे विश्वास है। सर हेल्थ सर्विसेज में हाँ। फिर आता हूँ। सर हेल्थ सर्विसेज को लेके ये पूरे पेंडेमिक में जो हमने टाइम देखा, हाँ। उसमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक अलग सा रवैया आना और नागपुर महानगर पालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम न करना और अपनी शर्तों पे काम करना, अगर करना भी तो अपनी शर्तों पे काम करना। सर ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इसको रॉ लैंग्वेज में सेल्फिशनेस कहेंगे? अब ये प्रतिमा लोगों के मन में है और कुछ डॉक्टर्स और कुछ हॉस्पिटल की वजह से ये हुआ भी होगा, लेकिन आप सोचिए जब भी पेंडेमिक हुआ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो सुविधाएं थी, लेकिन बाद में बेड्स कम होने की वजह से बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अच्छे से बेड्स की सुविधा कर ही ली गई और वहाँ पर भी ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा था। यानी ऐसा कुछ नहीं कि प्राइवेट डॉक्टरों का कुछ भी उसमें योगदान नहीं है, योगदान बहुत बड़ा है जी। लेकिन आपका ये कहना सही है कि उसमें कुछ परेशानियां थी, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स उसके लिए साथ नहीं दे रहे थे या फीस स्ट्रक्चर से ज्यादा पैसे ले रहे थे जी। तो जिसकी वजह से क्या है, एक दो लोगों से भी पूरा माहौल खराब हो जाता है, वैसा हुआ है। लेकिन उसको कंट्रोल करना जरूरी है और यह बात जैसे हम बोलते कि आर्मी में जो गया आदमी तो वो मरने के लिए तैयार होता है देश के लिए, वैसे ही हम यह वैल्यू सिस्टम इम्बाइब करना चाहिए डॉक्टर्स के मन में, दिल में कि भाई जब पेंडेमिक ही नहीं कोई भी पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट किसी भी, वो बीमारी शायद मुझे भी हो सकती है, फिर भी मैं पूरी मैंने कोशिश करके अच्छे से पीपी किट या ये पहन के करूँगा, लेकिन सेवा करने से नकार नहीं दूंगा, ये बहुत जरूरी है। और यह वैल्यू सिस्टम जैसे आर्मी में वैल्यू सिस्टम डेवलप किया वैसे यहाँ डेवलप करना बहुत जरूरी है और उसी प्रकार जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ना चाहिए। ये भी मुझे लगता है कि आज बहुत 21% सरकारी डॉक्टर्स है, 79% प्राइवेट डॉक्टर्स, तो ये बहुत बड़ी तफावत है, तो ये कम होना चाहिए, ये भी बहुत। सर मैंने आपके कुछ भाषण YouTube पे देखे। मैं एक भाषण देख रहा था जब आप एक बहुत लॉजिकल पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे थे और विपक्ष के जितने भी नेता थे वो आवाज़ कर रहे थे या आपको डिस्टर्ब कर रहे थे और जो चेयरपर्सन थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो उनको शांत कराएं और आपकी बात को सुना जाए। सर जब ऐसा आप एक लॉजिकल बात रखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऑपोजिशन में बैठे लोगों को शट अप नहीं कह सकते? आपका सवाल जो सबके दिल में रहता है, मन में रहता है, वो है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कैसे है ये कहने की नौबत ना आए, ये सबसे बेहतर है जी, कि वो चर्चा के लिए हम वहां पर हैं। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इसे वाद विवाद ना कहते हुए चर्चा कहें हम, क्योंकि चर्चा में हम सबका सुनकर एक निर्णय लेते हैं जी, सबका सुनते हैं जी। अब होता कैसे है पॉलिटिकल पार्टीज में, हम पहले से ही पोजीशन ले लेते हैं जी, यानी पहले से ही तय कर लेते हैं कि ये गलत है, बोलना ही है, सोचना नहीं है जी, क्योंकि हमारे पार्टी ने ये तय कर लिया है जी। तो वो फिर उसमें वो विचार सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहते। तो ये चर्चा बहुत जरूरी है, ना कि हम इस तरीके से देखें कोई भी। एक्चुअली डेमोक्रेसी में हमने ये जो घटना है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि ब्रदरहुड जी। अब ब्रदरहुड का मतलब क्या है कि भाई जो भी भारतीय है उसके विचार मेरे विचारों से पूरी तरह से अलग हो जी, तो मैं उनके विचारों से सहमत नहीं ये बता सकता हूँ, अच्छा, लेकिन जी उसके प्रति मेरा रिस्पेक्ट कम नहीं होगा,
उसका विचार अलग होने से इसके प्रति रिस्पेक्ट तो रहेगा, यानी उसका विचार रिस्पेक्ट रहने से मैं पूरा सुनूंगा, उसको बोलूंगा कि नहीं मैं पूरी तरह से इस वजह से भी असहमत हूँ, वो उसे भी पसंद रहे या नहीं, लेकिन उसके प्रति प्रेम भाव कम नहीं होगा, उसके प्रति रिस्पेक्ट कम नहीं होगा। ये यदि एक बार वैल्यू अपने दिल में मन में हो जाए तो मेरे ख्याल से ये परेशानी नहीं होती, क्योंकि ऐसा कुछ हमें भी नहीं होना। एक पार्टी में क्या, एक घर में मेरे बेटे का विचार अलग है और मेरा विचार अलग रहता है, हमारा आपस में तू मैं भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से रह से। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो बुरा लड़का है, मैं ये बोलता हूँ उसका वो विचार या ख्याल मेरे से जुड़ता नहीं, मैं उससे सहमत नहीं, उसी प्रकार हम सबसे रहे, तो इसी को भाईचारा बोलते हैं और भारतीयों में वो बहुत जरूरी है। सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बात जो है ये कंप्लीटली मान्य है, लेकिन सब जब बात आती है देश के फायदे की, तो फिर भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात रखी जाए, एक ऐसा पॉइंट रखा जाए जो वैलिड ही ना हो, जनता खुद समझ रही है कि ये वैलिड पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉइंट को बार बार रखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि कहीं इस ये जो एक एक डेमोक्रेसी आपको एक अधिकार देती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कई बार बहुत ज़्यादा मिस हैंडल किया जाता है या उसका एक अलग सा फ़ायदा उठाया जाता है? ये तो सही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ़ायदा, गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना ही पड़ेगा। और दूसरा ये है, गलत फ़ायदा यदि उठाते भी हैं तो भी इसमें कौन बोलेगा कि ये गलत है जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज ना तय करेगी, ना ही कोई मीडिया वाले ये तय करें। हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी है जी, और वो सिस्टम ही तय करे, क्योंकि नहीं तो हम धीरे धीरे इमरजेंसी की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए गलत क्या है सही क्या है ये हम बताते रहें, लेकिन निर्णय हम ना लें और ना ही उसके ऊपर एक्ट करें, क्योंकि काफी बार आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास पावर रहती है तो उनको उनके खिलाफ कुछ बोलने से ऐसा लगता है कि ये गलत है बोल रहा है, तो वो निर्णय जो है उसके लिए जुडिशियरी सिस्टम है और उसी को हम अपनाएं। सर लोकसभा में जब भी कोई बिल पास होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी रहती है, बहुत सारे मतभेद रहते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन सर जब आप राज्यसभा की बात करते हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन राज्यसभा को एक बहुत ज़्यादा एक डमी प्लेस के नाम से या देखा जिस तरह से जाता है, ऐसा जाता है कि राज्यसभा मेंबर्स जो हैं कोई भी बिल को बस लोकसभा में पास हो गया मतलब अब राज्यसभा में पास हो ही जाएगा, तो इस किस्म की जो पूरी की पूरी सोच है लोग रखते हैं राज्यसभा मेंबर्स और राज्यसभा के बारे में, क्या ये सोच गलत है? ये सोच पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो बिल्स लोकसभा में पास हुए हैं वो काफ़ी बार राज्यसभा में पास नहीं हुए, उसको अमेंडमेंट भी किया गया या सिलेक्ट कमेटी पे भी भेजा गया। जैसे मैं बताऊंगा, लोकसभा में पास हुआ था सरोगेसी बिल, लेकिन वो राज्यसभा में आया तो पास तो नहीं हुआ, वो सिलेक्ट चर्चा हुई और फिर ऐसा तय हुआ कि इसे सिलेक्ट कमेटी की तरफ भेजा जाए, तो सिलेक्ट कमेटी की तरफ भेजा गया और अभी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स करके उन्होंने सजेशंस दिए, तो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। ओबीसी कमीशन जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था वो लोकसभा से पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में उस पर चर्चा हुई और उसमें इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए ये तय हुआ, तो वो नया बिल फिर से इम्प्रूव करके फिर से लोकसभा और राज्यसभा में आया और फिर वो पास किया गया। यानी ये बहुत समझना जरूरी है, कई बिल हो गए ऐसे जो लोकसभा में पास हुए लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुए, चर्चा के बाद में सरकार ने निर्णय खुद का बदल दिया और अच्छा इम्प्रूवमेंट भी किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि राज्यसभा रहना जरूरी है और चर्चा मेरे ख्याल से ज़्यादा व्यापक स्वरूप में सभी एंगल से होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं वो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में माहिर है।
जी। तो इसलिए मेरे ख्याल से चर्चा और ज्यादा अच्छे से हो जाती है, सभी अंगों से उसका विचार होता है, विचार विमर्श ज्यादा होता है और उसमें सुधार भी करते हैं। तो ये पूरी तरह से मेरा अगला सवाल यही था कि राज्यसभा में ज़्यादातर मेंबर्स अपने अपने एरिया में जो जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, वो आते हैं राज्यसभा में, और उनका एक सोचने का जो नज़रिया है, जो सोचने का तरीका है, वो भी लोकसभा से बहुत अलग है। लेकिन सर, क्या कभी ऐसा वक्त भी आता है जब राज्यसभा के मेंबर्स एक दीवार के उस पार लोकसभा के चुने हुए मेंबर्स के सामने में कहीं ना कहीं दब जाते हैं क्योंकि राजनीतिक दबाव होता है? देखिए, ये कुछ सिस्टम में ऐसा रहता ही है कि भाई जो पार्टी की लाइन है उसके हिसाब से वोटिंग होता है जी। और ये सालों से चल रहा है और उसमें मेरे ख्याल से वैसा कानून भी है कि जो भी वोटिंग होगा तो आपको आपके पार्टी से तरफ से होगा, नहीं तो वो व्हिप निकाल के आपको बाहर भी कर सकते हैं जी। तो यानी ये सही है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने विचार जो भी है वो पूरी तरह से रखते हैं। हाँ, मतलब उस पे राजनीतिक दबाव नहीं, उस पे राजनीतिक दबाव नहीं है। लेकिन और काफी सारे बिल आवाजी मतदान से ही हो जाते हैं, तो वही वोटिंग की वजह से ही हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कठिनाइयां नहीं है इसमें। अब दिल्ली रहते हैं, नागपुर को मिस करते हैं, अमरावती जाने का वक्त मिलता है? काफी बार होता है वैसे कि जैसे हर आदमी को लगता है कि कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ दिन ठीक लगता है कहीं पर भी बाहर जाओ, कुछ दिनों के बाद लगता ही है कि नागपुर आना चाहिए, नागपुर आया नहीं हूँ मैं, और जब भी घर आता हूँ तो ऐसा लगता है वाह कितने दिनों के बाद जी। तो लोगों को भी मिस करते हैं क्योंकि यहाँ बचपन से शायद लगाव ज्यादा हो गया है तो यहाँ बहुत ज्यादा अपनापन लगता है। सर, आप मेरे आखिरी के कुछ सवाल रहेंगे आपसे कि अब एक तरीके से आप क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा वक्त बिताते हैं, बड़ी एक जिम्मेदारी और एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं सर, जितने भी लोग जिनको अब तक आपकी संस्था आंखें प्रदान करते आई है, रोशनी प्रदान करते आई हैं, वो पूरा का पूरा रोल मिस करते हैं? देखो सर, डॉक्टरी भूले तो नहीं आप? नहीं, ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि डॉक्टरी मैं भूला नहीं और आज भी मैं ऑपरेशन करता हूँ जी। और कल भी मेरे ऑपरेशन हो गए हैं जी। तो ऑपरेशन आज भी हो गए, दिल्ली में भी मैंने ऑपरेशन किए। अच्छा। हाँ, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी और उनके घर के लोगों का भी ऑपरेशन हुआ है, मंत्री जी का भी ऑपरेशन हुआ है, तो दिल्ली में भी करता हूँ। और ये अच्छी बात है कि आई स्पेशलिस्ट के ऑपरेशन को समय ज़्यादा नहीं लगता जी, और ज़्यादा देर रहते भी नहीं हो हॉस्पिटल में जी। तो मैं वो कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि भाई मैं काम तो मेरा पहले का भी शुरू है और ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में निभा सकता हूँ। सर, आपके नेचर में एक बात जो लोग आपको बहुत सालों से जानते हैं, वो आपके बारे में कहते हैं कि आप एक नो नॉनसेंस व्यक्ति हैं। आप कोई भी बात को बस दोनों तरफ सुनते हैं, दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, जो सही रहता है आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और आपका भी जो स्रोत होता है वो यही होता है कि ये सही है तो बस यही है। आप ज़्यादा ड्रामे में बिलीव नहीं करते, आप सीधी सीधी बात में बिलीव करते हैं। सर, क्या ये आपको लगता है राजनीति में या इस किस्म के रोल में इस किस्म का सीधी सीधी बात करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, और लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत ही अच्छा भी है, क्योंकि शुरू में यदि आप ऐसा करेंगे, देखो जब भी अपन काम करना है किसी के साथ या किसी का कुछ है, तो अपन उसका पहले से ही सोचते हैं कि ये आदमी कैसे है, इसके पहले के बर्ताव से, और एक विश्वास होने के बाद बार बार नहीं सोचते। जैसे किसी ने बोला कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, मैंने दिए, उसने रिटर्न नहीं किया, फिर से बोला 1000 रुपये चाहिए और मेरे घर में बीमार है, तो मैंने दिए लेकिन रिटर्न नहीं किया। तीसरी बार बोलता मेरे घर में बीमार है, तो मैं बोलता हूँ नहीं यार मेरे पास अभी तो पैसा जमता नहीं है, ये नहीं है, और मैं नहीं दे रहा हूँ जी। अब उसको क्या लगता है, पहली 2 बार मैंने झूठ बोला तो पैसे दे दिए, और आज सच में मेरे घर में बीमारी है तो ये नहीं दे रहे, लेकिन उसको ये पता नहीं है
कि पहले की बर्ताव की वजह से अब उसकी परेशानी है जी, वैसा ही ये जो एग्जैगरेशन रहता है जी, तो कुछ ही दिन में लोग उसके तरफ सुनते नहीं है, जी। वो सच भी बताए तो भी झूठ लगता है। हाँ झूठ लगता है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। और आज मुझे जो लगता है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा डेफिसिट ऑफ फेथ है जी, यानी विश्वास लोगों का नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी हम ही ने तैयार की हुई है। जी, और आपने जिस तरीके से बोला उसी तरीके से ये तैयार हुई है जी, जिसे जब तक कि हम दूर नहीं करेंगे हमारी परेशानियां हम खुद बढ़ा रहे हैं। जी, हाँ, कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बातें हम ही से शुरुआत होनी चाहिए कि भाई हम किस तरह से बर्ताव करें ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये नहीं कर पाए, इसमें फेल्यूर है, तो एक्सेप्ट करेंगे ना। कोई आदमी है कि भाई सभी जो चाहते हैं वो होगा ही, ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन उसके लिए क्या हम प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बार बार, और हमारी कोशिश पूरी तरह से है वो जनता के सामने रखना जरूरी है। और उनका विश्वास रखने के लिए बोलने के बजाय उनका विश्वास संपादन करना है। संपादन यानी हमें कोशिश करके वो उनको लगे कि इसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी भी है। और ये तो यानी एक साधन है जिसकी वजह से आगे काम बढ़ सकता है। तो मैं तो इससे परावृत्त नहीं होगा और लोगों से भी बोलूँगा कि आप भी यही तरीके से काम करें। सर अब पद्मश्री आप हैं, देश का सबसे बड़ा सम्मान आपको मिला है, आप राज्यसभा में हैं, आप एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति हैं, आप जब कुछ कहते हैं तो लोग उनको उस बात को फॉलो करते हैं। आने वाले वक्त में भारत को किस नज़र से देखते हैं? भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अध्यात्म है, ऐसा मुझे लगता है। और अध्यात्म में यानी आत्मा की तरफ यानी मन के तरफ आप देखेंगे पूरे स्वामी जी के नाम के पीछे आनंद लगता है। स्वामी विवेकानंद, सच्चिदानंद, चिन्मयानंद जी, यानी हमारे इसमें भावना कौन सी रहना चाहिए? आनंद की जी। यानी आनंद का कैसे है, ये एक बैकग्राउंड रहता है जी। जैसे हम कोई आर्ट निकालते हैं, कैनवास लेते हैं या कोई खरड़ा लेते हैं, उसके ऊपर तो खरड़े का कलर या वो कैनवास का कलर बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो कोई भी बात आप उस पर यदि करेंगे तो वो आनंद के इमोशन पे सभी का काम होगा आपका, ये जरूरी। ये बैकग्राउंड इमोशन है, सीरेन है, यानी ऐसा कुछ नहीं कि हिमालय पे जाके बैठना और कुछ नहीं करना है, वैसा नहीं है। सब कुछ करना है लेकिन पीछे बैकग्राउंड में आपके मन में आनंद ही रहे। क्या सर वो आनंद की जो पूरी की पूरी चेतना है, क्या वो बीजेपी को वोट देके मिलेगी? देखिए ऐसा है कि ये धीरे धीरे बढ़ाना है जी। ये ऐसा परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि एक चीज करो और बस, मतलब मैजिक स्टिक नहीं है, मैजिक नहीं है, ये स्किल भी है। मुझे यदि आप समझा भी दोगे या किसी और को समझा दूंगा मैं, तो आज से वो बदल जाएगा ऐसा नहीं होता जी। इसको वो साइकिलिंग टाइप कौशल है जी। लोग सोचते हैं कि मुझे अच्छा पता चल गया है कि भाई गुस्सा नहीं आना चाहिए। उसको पता भी है कि गुस्सा हुआ तो मेरी ही हानि होती है और मुझे ही तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बाद में बहुत परेशान, वही ख्याल आते हैं, टाइम भी बर्बाद होता है। लेकिन आ गया बोलता आता ही है जी। अब ये क्यों आता है? तो उसने उसके ऊपर काम करने का काम, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचने से होता है जी। इसके ऊपर कौन से विचार से शुरुआत हो रही है, वो विचार मैं कैसे कम कर पाऊँ, ये भी पता चल गया विचार, तो उसके ऊपर काबू पाने की हर रोज की प्रैक्टिस लगती है। तो ही ये कौशल का ऐसे है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि आंखों की सर्जरी, बस आप 12वीं के बाद एक किताब पढ़ लीजिए तो आप सर्जरी कर पाएंगे, तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे 10 साल में प्रैक्टिस करो तब आप सर्जरी करो जी। तो वैसे ही ये इमोशंस, भावनाओं का जो भी काम है उसके ऊपर भी आपको काबू पाना है, नियमन में रखना है, मैनेज करना है, चैनलाइज करना है जी। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि यदि किसी को गुस्सा आता है तो वो उसको निर्णय में भी कन्वर्ट कर सकता है कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने बोला
कि आप पढ़ाई में एक बहुत कम मार्क्स है, ठीक है, अभी से मैं इतना पढ़े, गुस्सा आया उस वक्त जी, लेकिन उसको चैनलाइज किया उसने, अभी से मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे करूँगा कि मेरा अच्छे मार्क्स मिलने का उद्दिष्ट रखता हूँ जी। तो वो उसमें निर्णय चैनलाइज कर लिया गुस्से को, वैसा करने में समय लगेगा। सर 2 दिन में दिवाली है, कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? जरूर। दिवाली एक बहुत ही, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन दिवाली एक खुशी का माहौल है। दिवाली में सबसे पहला दिन धन्वंतरि का है, तो आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य सबसे पहले है, उसके ऊपर आपने हमारी चर्चा हो गई तो आप सबको हो गया। और दिवाली में आप जो भी करेंगे जी, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, उस तरीके से बताता हूँ कि आप ग्रीन पटाखे से ही दिवाली की खुशी मनाएं जी। और दूसरा, ये जो पटाखे उड़ाते समय अपनी आंखों की सुरक्षा की तरफ ख्याल दीजिए, क्योंकि काफी बार हम बच्चों को बोलते हैं कि पटाखे मत उड़ाओ, वो क्या करते हैं, जब घर के बड़े लोग चले गए तब वो पटाखे उड़ाते हैं और पटाखा यदि फूटता नहीं तो नजदीक जाके देखते हैं जी, और उसी वक्त वो फूटता है, आग भी उसके साथ पड़ती है। तो इसलिए बुजुर्ग लोगों ने बताना चाहिए कि आप उड़ाइए लेकिन हमारे सामने कीजिए, ठीक है। और ये सुरक्षा के उपाय अपने को करना, इसके बावजूद भी यदि होता है तो पानी से धो लीजिए आँख जी, आँख में कुछ ज़्यादा 5 मिनट तक के धोना, यानी आँख के अंदर पानी जाना चाहिए ताकि वो केमिकल जो है वॉश आउट हो जाए। बाद में नियरेस्ट डॉक्टर को जल्दी दिखाना है, ये आँखों के लिए हुआ। और पोल्यूशन कम करने के लिए भी आपकी कोशिश है, और मुझे लगता है इस कोशिश से हमेशा ख्याल में रखेंगे कि कोरोना काल में भी दिवाली थी लेकिन हमने बड़ी खुशी से मनाई, और वही खुशियाँ के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत एक मुबारकबाद देता हूँ। दिवाली बहुत बड़ी खुशी से मनाएं, ऐसे शुभकामनाएं देते हूँ। धन्यवाद सर। आपने हमें वक्त दिया, आपने बात करी, आपने खुल के बात करी, आपने वो सब बातें शायद हमें समझाई जो समझने के लिए लोग रोज़ सुबह अखबार खोलते हैं और ये सोचते हैं कि आज एक लेख पढ़ लूँगा तो शायद बातों को और गहराई से समझ लूँगा, लेकिन आपने वो बातों को बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ हमें समझाया। आप मेरे 200वें शो के अतिथि बने, गेस्ट बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने भी बहुत अच्छे से मेरे विचारों को बाहर निकाला, इसलिए भी, और अच्छे से जो भी बात मैं रखना चाहता था वो उसके लिए मौका दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा मुझे इंटरव्यू देंगे। दोबारा जरूर दूंगा मुझे खुशी होगी। मतलब मुझे दयाशंकर तिवारी जी को नहीं बोलना पड़ेगा, डायरेक्टली आवाज नहीं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे कोऑर्डिनेट करवाया, उसके लिए, है ना। आपसे मुलाकात हो गई उस बहाने। चलिए, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहे, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहरहाल आज इस 200वें एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विकास महात्मे सर ने एक बात बहुत सिंपल तरीके से समझाई कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारा शहर आगे बढ़े, तो हमको ये पहले चीज़ को समझ लेना होगा कि हमें अपना एक रोल प्ले करना होगा। एक रोल, ऐसा रोल जिसमें नेगेटिविटी ना हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जो विकास की बात करे, जो उद्धार की बात करे, जो शहर को, प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने की बात करे। हर बार आप सेल्फिश नहीं हो सकते, कभी कभार आपको समाज की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अगर कई साल पहले डॉक्टर विकास महात्मे ये जिम्मेदारी नहीं लेते कि मैं लोगों को आंखों की रोशनी दूंगा, तो आज उन्हें दुनिया उनके काम के लिए सराहती नहीं, सलाम नहीं करती, और समाज में एक विश्वास नहीं आता कि एक व्यक्ति लीग से हटकर जब चलता है तो ऐसा नहीं है कि उसको सक्सेस नहीं मिलती, उसकी मेहनत, उसकी लगन सब कुछ बता देती है। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जो भी रास्ते पे चलें पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ चलें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।